हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं गाउस लॉ का लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में हम गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने अब तक 3 एप्लीकेशन यानी कि 3 अनुप्रयोग पढ़ लिए। सबसे पहला बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, दूसरा खोखले गोले के कारण और तीसरा ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे किसके कारण? अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत रेखीय आवेश की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और कहां होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कहां होता है ये चीज यहां पे भी हम पढ़ेंगे। और इसके जो अगला टॉपिक कराऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे भी ये पता लगाएंगे हम कि कहां पे होता है। पता लगाने का तरीका इसमें और अगले वाले में सेम रहेगा, इसलिए यहीं पे सीख लो। अगले वाले में बताऊंगा नहीं, केवल परफॉर्मा बता दूंगा कि कैसे होगा, ये नहीं बताऊंगा कि एग्जैक्ट ऐसे होगा। तो अभी मैं इसमें सिखा रहा हूं, सीख लो। सबसे पहले तो देखो जो टॉपिक है ना, वो क्या है? अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत रेखीय आवेश का मतलब ये होता है कि अनंत आवेश भी है और अनंत रेखा भी है, दोनों ही अनंत है। यहां पर रेखा अनंत है इसलिए आवेश भी अनंत है। कैसे? देखो, जैसे देखो ये तो होता है पॉइंट चार्ज। एक जगह पे अगर आवेश है प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी है, ये तो पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है। अब यदि आवेश को मैं एक रेखा में फैला दूं, एक रेखा पे आवेश फैला दिया जाए, ऐसे करके आवेश चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए पूरी लाइन पर, तो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश। कैसा आवेश? रेखीय आवेश। अब यदि इस रेखा की लंबाई अनंत हो, अनंत का मतलब पता नहीं कहां से स्टार्ट हो रही है, पता नहीं कहां पे खत्म होगी, तो बन गया ये अनंत रेखीय आवेश। तो सबसे पहले ये समझ में आया हेडिंग का मतलब क्या है? अनंत रेखीय आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र। अब अनंत रेखीय आवेश की वजह से सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र कहां होता है हमको ये भी निकालना पड़ेगा। कैसे? कहां होता है, इसका मतलब क्या है? देखो, इस पे पूरे पे चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, ये इसके लंबवत दिशा में हो गया भाई, ये 90 डिग्री पे हो गया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है या इसकी समांतर दिशा में भी हम ई वेक्टर ले लेते हैं? क्या इसकी समांतर दिशा में भी होता है? यहां इन दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री है, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री कोण है, और यहां पे कोण कितना है? 90 डिग्री। तो एक तो हमको ये चेक करना है तार के लंबवत होता है या नहीं, एक ये चेक करना है समांतर होता है या नहीं। कैसे चेक करेंगे लंबवत समांतर को? तो इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे? लैंग्वेज बना के कंप्लीट अपने स्टेट बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में जो 12th क्लास बोर्ड में जो आता है उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं इसको। हालांकि इसके न्यूमेरिकल और इस टॉपिक को मैं आईआईटी और नीट लेवल तक करवाऊंगा, बट तुमको स्टार्टिंग बिल्कुल ऐसे करवाऊंगा जैसे 12th में होनी चाहिए, 12th के बच्चे को पढ़ना चाहिए। देखो, सबसे पहले कुछ लिखते हैं हम। माना कोई अनंत रेखीय आवेश है। माना कोई अनंत रेखीय आवेश है, मतलब अनंत लंबी रेखा है जिस पर आवेश फैला हुआ है एक समान रूप से। अब आवेश अनंत रेखीय है, इसका आवेश घनत्व, इस पूरी रेखा पर आवेश का जो घनत्व है भाई, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? अनंत रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है। रेखीय आवेश घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं? लैम्बडा से। क्या होता है? एकांक लंबाई में आवेश का मान। वीडियो लेक्चर नंबर 3, इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 3 में जाके पढ़ सकते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, जिसको लैम्बडा से व्यक्त हम करते हैं। मात्रक होता है कूलम पर मीटर, मतलब 1 मीटर में जितना आवेश होता है वो कूलम, जितने कूलम आवेश होता है वो होता है लैम्बडा। माना कोई अनंत रेखीय आवेश है जिसका आवेश घनत्व लैम्बडा है। इस तार का अनंत रेखीय है। देखो यहां पे अनंत, अच्छा इस बोर्ड पे मैं अनंत लंबी रेखा बना सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि बोर्ड की लंबाई तो फिक्स है ना, 2x3, 2x5, जो भी इसकी लंबाई है वो फिक्स है। तो मैं अनंत लंबा तो नहीं बना सकता। तो फिर क्या करेंगे हम? अनंत लंबा नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे एक आवेश बना दिया, ऐसे आवेश बना दिया। ये अनंत रेखीय आवेश है भाई। अभी तक ये अनंत रेखीय लग नहीं रहा, तो लगाओ। इसको डॉटेड करते हुए ऊपर की तरफ ले जाओ और डॉटेड करते हुए नीचे की तरफ। इसका मतलब यह है पता नहीं कहां तक जा रहा है और नीचे भी पता नहीं कहां पे खत्म होगा। मतलब ये, अब इसका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमको नहीं पता, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु नहीं पता, तो कितना भी लंबाई इसकी हम ले सकते हैं, मतलब अनंत इसकी लंबाई है। अब
ये इसका मध्य बिंदु है, ये कहना भी गलत होगा। भाई कोई लंबाई सीमित हो तो उसका मध्य बिंदु फिक्स होता है, यहां पे होगा। जिसकी लंबाई ही फिक्स नहीं है, यही नहीं पता कहां से शुरू हुआ, यही नहीं पता कहां से खत्म हुआ, तो इसका मध्य बिंदु इसको कह सकते हैं क्या? नहीं, मध्य बिंदु नहीं है, लेकिन हाँ इसके बीच में कोई बिंदु हम ले सकते हैं इसको। इस जगह से हम यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं P। अब इस पूरे पे आवेश है, तो इस आवेश की वजह से इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये माना कि स्मॉल r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? स्मॉल r। अब हम ये चेक करेंगे कि इस P बिंदु पर इस रेखीय आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र तो होगा, लेकिन किस दिशा में होगा? मतलब हम दिशा चेक कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा। क्या करेंगे दिशा पता करने के लिए? इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र पता लगाने के लिए पूरा तार कहां से कहां तक है हमको पता नहीं है, और इस पर कितना आवेश कहां पर है ये भी नहीं पता, बट एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो हम क्या करेंगे, जब कुछ फिक्स ना हो तो छोटे छोटे टुकड़े ले लो, छोटे छोटे टुकड़े से लेके उसका इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो देखो, एक टुकड़ा मैं यहां पे ले लेता हूं जिसकी लंबाई है dl। लंबाई कितनी है? dl। dl का मतलब है पूरी लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा। एक यहां पे ले लिया मैंने। इस बिंदु से, अगर ये O बिंदु है तो O बिंदु से बराबर दूरी पर, जितनी दूरी पे मैंने ये बिंदु लिया उतनी ही दूरी पे नीचे एक और अल्पांश ले लेता हूं, जो अल्पांश भी है dl। कितना अल्पांश है? dl। दोनों की लंबाई dl। dl मतलब पूरी लंबाई का एक छोटा सा हिस्सा dl होता है। अब देखो, अगर dl लंबाई है, अच्छा पूरे की लंबाई अनंत है वैसे तो, लेकिन मैं मान लूं कि पूरे की लंबाई l है, तो उसका उस पर पूरा आवेश कितना होगा? q। और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E। सही है। अगर मैं अल्पांश लेता हूं dl, तो इस पर आवेश, अल्पांश पर आवेश भी अल्प होगा dq, और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा? अल्प, यानी कि de। क्लियर है ये बात? सबसे पहले इन चीजों को सीख लो। अब देखें, इस अल्पांश की वजह से, ये वाला जो अल्पांश है, इस अल्पांश की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र देखते हैं ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। भाई यहां पे अगर यहां पे कोई dq आवेश है, इस dq आवेश की वजह से इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। कैसे पता चला? dE वेक्टर। कैसे पता चला? भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर होता है इस पॉइंट को मिलाते हुए। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले। विद्युत बल की दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। अब देखो, ये विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं ऐसे, ये आ गया dE। ठीक है, अब ये भी अल्पांश है, इसकी वजह से भी विद्युत क्षेत्र होगा, इसको भी मिला दो, इस दिशा में ही होगा। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इसकी डायरेक्शन ये आ गई dE वेक्टर, या dE हम लिख सकते हैं। क्लियर है? मतलब ये है कि इस P पॉइंट पर, इस बिंदु से ऊपर की तरफ जो अल्पांश है और इस बिंदु से नीचे की तरफ जो अल्पांश है, उन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूं तो ये कोण भी थीटा होगा। कैसे पता चला भाई? भाई इसको हमने अल्पांश को बराबर दूरी पर लिया था, तो ये दूरी और ये दूरी समान है, ये कॉमन है, तो ये दूरी भी समान हो गई। जब सभी दूरियां समान है तो सभी कोण भी समान होंगे, संगत कोण। ये 90 डिग्री, तो ये थीटा थीटा, और ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो इधर वाला कोण थीटा और इधर वाला कोण भी थीटा। मतलब हमारे सामने एक ऐसी स्थिति आ चुकी है कि इस P बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र हैं, एक तो इधर है dE और एक इधर है dE, और हमको इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये चीज मैं बता चुका हूं कि अगर किसी बिंदु पर दो बल हो चाहे विद्युत क्षेत्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बल F इधर एक बल F इधर, तो परिणामी निकालने का एक तो सीधा फॉर्मूला होता है cos थीटा करके, लेकिन हमको परिणामी नहीं चाहिए, दिशा चाहिए। तो दिशा के लिए मैं इसके घटक कर सकता हूं कि अगर ये कोण मुझे पता है थीटा, ये कोण थीटा है, तो इसके घटक कर लो। F का घटक यहाँ पे इधर कितना आएगा? F cos थीटा, ऊपर की तरफ F sin थीटा। ऐसे इस वाले F का इसके घटक हो गए, इसके घटक करेंगे इधर F cos थीटा, और नीचे की तरफ कितना? F sin थीटा। इस तरीके से हम इसके घटक करेंगे तो हमको F के घटक करके बताया मैंने तुमको। अब यहाँ F है या DE? DE, तो D के घटक करो। D के घटक करेंगे तो देखो, इधर DE का घटक कितना आएगा? DE cos थीटा। ऊपर की तरफ DE का घटक कितना आएगा? DE
साइन थीटा। जिधर थीटा होता है उधर कॉस लेते हैं, जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन लेते हैं। इधर इसके घटक हो चुके हैं, मतलब इस पे गोला कर दो। गोला करने का मतलब ये खत्म। अब इस वाले डी के घटक करो तो इधर घटक कितना आएगा, डीई कॉस थीटा, और नीचे की साइड इसका घटक कितना आएगा, डीई साइन थीटा। अब सुनो, तुमको लैंग्वेज क्या लिखनी है और इससे क्या रिजल्ट निकला। देखो रिजल्ट, सबसे पहले रिजल्ट सुनो, क्या रिजल्ट निकलता है इस बात से। यहां पर ऊपर की तरफ जो घटक है वो कितना है, डी साइन थीटा, और नीचे की तरफ डीई साइन थीटा। मतलब दो घटक हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला घटक डीई साइन थीटा और नीचे वाला घटक भी कितना है, डीई साइन थीटा। अब मैं कहूं कि ये इस पॉइंट पे पी पॉइंट है। अब मुझे बताओ इन दोनों का परिणामी कितना होगा, तो इसका जवाब है 0, क्योंकि दोनों घटक समान हैं और विपरीत हैं, इसलिए इनका परिणामी क्या आ जाएगा, 0। मतलब ये एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, एंड कर देंगे एक दूसरे का। इसका मतलब ये है कि इस P बिंदु पर ना तो ऊपर विद्युत क्षेत्र होगा और ना ही नीचे विद्युत क्षेत्र होगा। फिर कहां होगा, ये इनके घटक हो चुके हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस कर चुके हैं, बचे कौन, ये, और ये दोनों इधर हैं। मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं 2DE cos थीटा। भाई दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों जुड़ेंगे, और दोनों जुड़ेंगे तो क्या आएगा, 2DE cos थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, अभी हम मान नहीं निकालेंगे, मान निकालने के लिए तो गाउस लॉ यूज करेंगे, क्योंकि गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ दिशा निकाल रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र होगा इसके बाहर की तरफ, ऐसे। मतलब इधर भी विद्युत क्षेत्र नहीं, इधर भी विद्युत क्षेत्र नहीं, और ये तो इसके तो घटक कर ही दिए। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आएगा, बाहर की तरफ। तो तार से, ये तार है, तो इस तार का मध्य बिंदु मान के चलो, ये सेंटर पॉइंट जो भी हमने माना है ये है, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आएगा, सही है। अगर हम इस बिंदु को, P बिंदु हमने अभी यहां लिया था, P बिंदु को यहां पे लेते तो विद्युत क्षेत्र यहां पे ऐसे आता, यहां लेते तो यहां पे आता, और बिल्कुल इसकी टॉप यहां तक है, इसका हाईएस्ट ऊंचाई। अगर हम यहां पे लेते तो ये ऐसे आता, बोलो सही है। यहां पे लेते तो ऐसे आता, और इसके बिल्कुल नीचे वाले बिंदु पे लेते तो ऐसे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई बिंदु यहां पे लेता, सोच के जवाब देना, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होता क्या है, इसका जवाब दो। इसकी यहां पे जो भी चार्ज है, इसकी वजह से यहां पे विद्युत क्षेत्र होता क्या, यहां पे विद्युत क्षेत्र नहीं होता, केवल तार के लंबवत दिशा। अच्छा, यहां पे विद्युत क्षेत्र कब होता, जब देखो जैसे ये P बिंदु है, ये P बिंदु है, ये वाला, यहां से एक घटक ऊपर जाता है, एक घटक नीचे जाता है, ये बैलेंस हो जाते हैं, केवल आगे वाला बचता है। अगर ये बैलेंस नहीं होते तो नीचे का जो हाईएस्ट, नीचे का जो बिंदु है लोएस्ट, इससे विद्युत क्षेत्र नीचे भी जाता तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता, लेकिन यहां पे इसके बाद में नीचे विद्युत क्षेत्र जाता ही नहीं, जाता नहीं है, तो इस पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो जैसे अगर मैं तार बना दूं, मैं पूछूं इस तार की वजह से विद्युत क्षेत्र कहां पर होगा, तो अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो इस लाइन के थ्रू इन जगहों पे जहां पे मैं लाइन बना रहा हूं, इन जगहों पे विद्युत क्षेत्र होगा, आगे भी होगा और पीछे भी होगा, लेकिन इसके ऊपर की साइड में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ना ही नीचे की साइड में कोई विद्युत क्षेत्र होगा। ये चीज हमको यहां से पता चल चुकी है। तो क्या लिखेंगे इसमें, सुनो लैंग्वेज, एक बार डायग्राम देख लो, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, लिखो। वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाओ। सबसे पहले लिखेंगे, माना तार का मध्य बिंदु O है, इससे समान दूरी पर दो अल्पांश dl लेते हैं, इनसे समान दूरी पर दो अल्पांश dl लेते हैं। अब मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर तार के लंबवत कोई बिंदु P है, दोनों अल्पांशों के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र dE होगा। dE के घटक प्राप्त करते हैं, x अक्ष पर इसके घटक d cos थीटा प्राप्त होते हैं, जो कि समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, एवं y अक्ष पर इसके घटक dE sin थीटा एवं dE sin थीटा बराबर व विपरीत प्राप्त होने के कारण ये एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। इस प्रकार स्पष्ट होता है, इस प्रकार चित्रानुसार स्पष्ट होता है कि विद्युत क्षेत्र तार के केवल लंबवत दिशा में आगे की ओर एवं पीछे की ओर होगा, तार के ऊपर एवं तार के नीचे की ओर विद्युत क्षेत्र
शून्य होगा। इस तरीके से हम इसकी दिशा के बारे में लिख देंगे। तो यहां तक हमने सीखा कि कैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली जाती है। अब हम सीखेंगे कि कोई बिंदु अगर मैं P ले लूं तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, लंबवत, ये तो पता चल गया, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर कितनी होगी ये हमको निकालनी है। तो एक बार इसको मैं मिटा देता हूं, यहां तक वीडियो को पॉज करते हुए पूरी लैंग्वेज लिख लें जैसे मैंने बोल के बताया है। तो देखो, जैसे ही डायरेक्शन निकल जाएगी उसके बाद में हमको क्या करना है, एक दूसरा डायग्राम बनाना है। तो देखो, माना कि ये अनंत रेखीय आवेश है जिसकी लंबाई अनंत है, हमको पता नहीं कितनी ज्यादा लंबाई है, ठीक है। अब अनंत लंबाई है तो हम पूरी लंबाई को कवर कभी नहीं कर पाएंगे, पूरी लंबाई को कवर नहीं कर सकते, तो हम इसका कुछ हिस्सा ले लेते हैं जितना हमारी कॉपी में हम बना सके। देखो, हम इस तार का कुछ हिस्सा ले लेते हैं। पहले तो देखो, ये इसका मध्य बिंदु मान लो, ये इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु O है मान के चलो। इस O से स्मॉल r दूरी पर, इस O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु में ले रहा हूं P पॉइंट ले लिया, ठीक है। P बिंदु ले लिया और मैं पूरी लंबाई तो अनंत है, कुछ लंबाई ले लेता हूं अपनी मर्जी से। जैसे यहां से यहां तक मैंने इस तार की लंबाई चूज कर ली, केवल इतनी लंबाई के लिए मैं इसको सॉल्व करूंगा और पूरे के लिए वो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, इसको ऐसे बढ़ाओ आगे, क्यों बढ़ा रहा हूं अभी तुमको समझ आएगा। इसको ऐसे मिलाओ, ऐसे बनाओ, पीछे भी चलो, इतनी ही लंबाई पीछे की तरफ ले लो, इसको मिला दो। अब देखो, ये एक्चुअल में जो मैंने बनाया ना वो क्या है, वो कुछ नहीं है। तुम पहले ये देखो कि O बिंदु इसका मध्य बिंदु है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये लाइन लिख देना कि माना अनंत रेखीय आवेश के मध्य बिंदु O से, अनंत रेखीय आवेश के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर तार के लंबवत दिशा में कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम P बिंदु से होकर जाते हुए गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब देखो, ये तार, इस तार से यहां P बिंदु मान लिया मैंने कुछ दूरी पर यहां, तो इसकी वजह से गाउसीय पृष्ठ कैसे बनेगा, कल बताया था, बेलनाकार बनेगा ऐसे चारों तरफ। तो यहां पे बेलन में बनाने के लिए ये मैंने बनाया है, डॉटेड लाइन से इसको बना देता हूं, ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनेगा। अच्छा, ये जो बन के तैयार हुआ है ना, ये क्या है एक्चुअल में, गाउसीय पृष्ठ, गॉसियन सरफेस, ये है गॉसियन सरफेस या गाउसीय पृष्ठ। ये गाउसीय पृष्ठ बन के तैयार हुआ है और इस गाउसीय पृष्ठ की लंबाई कुछ भी मान लो, स्मॉल l में इसकी लंबाई मान लेता हूं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान लंबाई पे निर्भर करता ही नहीं है। अब हमको कैसे पता नहीं करता, तुमको नहीं पता, मुझे पता है, लास्ट में पता चल जाएगा तुमको भी, ठीक है। स्मॉल r दूरी है, ये स्मॉल r लंबाई है। अच्छा, इस गाउसीय पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार। इसकी त्रिज्या कितनी है गाउसीय पृष्ठ की, त्रिज्या है स्मॉल r और लंबाई कितनी है, स्मॉल l। तार की लंबाई क्या स्मॉल l है, तो इसका जवाब है नहीं। तो फिर तार की लंबाई कितनी है, तो फिर तार की लंबाई है अनंत। लेकिन इसकी लंबाई स्मॉल l क्यों ली, ये हमने मर्जी से ली है, कितनी भी ली जा सकती है, x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, अब हम ये निकालते हैं कि इस गाउसीय पृष्ठ में जितना तार है उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा P बिंदु पर। ये तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लंबवत दिशा में बाहर की ओर होगा, ई वेक्टर, क्योंकि अभी दिशा निकाल ली हमने। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक अल्पांश मान लेते हैं, इस जगह पे अल्पांश कैसा भी मान लो, ऐसा एक अल्पांश मान लिया, ये अल्पांश है DA। तो DA वेक्टर की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, क्या आ जाएगा इधर, DA वेक्टर। अच्छा, यहां पे गाउसीय पृष्ठ कितने होंगे, इस गाउसीय पृष्ठ में कितने अलग अलग पृष्ठ हैं, तो देखो, एक तो वक्र पृष्ठ, एक ऊपर का पृष्ठ और एक नीचे का पृष्ठ। तो सब पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इधर आएगा ई वेक्टर, नीचे वाले एक पे निकालेंगे तो लंबवत दिशा में वही ई वेक्टर। अब यदि इस ऊपर वाले हिस्से पर एक छोटा सा अल्पांश में मान लूं DA, तो इसका DA वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, लंबवत होता है इसके। यहां पे मान लूं तो ये नीचे की तरफ जाएगा,
तो जितने पृष्ठ होंगे ना, आगे से ध्यान रखना, जितने भी पृष्ठ होंगे सब पे अलग अलग क्षेत्रफल अल्पांश हमको मानना पड़ेगा। तो डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। तो देखो, तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से गॉस लॉ लगा दो भाई। इसमें देखो, इसमें से 3 फ्लक्स निकलेंगे। माना कि इसमें से निकलने वाला भाई, ऐसे जो फ्लक्स जा रहा है वो मैंने मान लिया φ1, ऊपर की तरफ जो फ्लक्स जा रहा है वो मैंने मान लिया φ2, और नीचे की तरफ जो फ्लक्स जा रहा है वो मान लिया φ3। तो गाउस का नियम ये कहता है कि फाई नेट 3 हिस्सों में है, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। टोटल फाई नेट मतलब टोटल फ्लक्स, φ1 φ2 φ3 बराबर कितना होता है, समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कौन कहता है, गॉस लॉ। क्लियर। अब सुनो, फाई नेट बराबर इतना आ गया, φ1 φ2 φ3 की वैल्यू लिख दो। लिखो, φ1 की वैल्यू कितनी है, φ1। इसके लिए फ्लक्स φ1 क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर फॉर S1 सरफेस। इस सतह को मैंने S1 सतह नाम दे दिया, प्लस इसके लिए क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर फॉर S2 सरफेस, ऊपर वाली सरफेस, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर S3 सरफेस 3, नीचे वाली वृत्ताकार, बराबर क्या आएगा, समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इन सबके वेक्टर हटाओ पहले तो। क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस 1 के लिए, S1 के लिए, E डॉट डी ए कॉस 0, कौन कौन सहमत है भाई, देखो E डॉट डी ए कॉस 0। अच्छा साहब, अब S2 इस वाली सरफेस के लिए देखो, डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री। तो यहां पे 90 डिग्री लिख दूं, क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S2 E डॉट डी ए कॉस 90, प्लस तीसरी वाली सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन S3 E डॉट डी ए कॉस 90, बराबर में क्या चल रहा है, समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब cos 90 0, ये भी 0, ये भी 0, केवल ये बचा, मतलब सरफेस 1 बची। सरफेस 1 कौन सी है, केवल वक्र पृष्ठ, ऊपर वाले और नीचे वाले हो गए 0 वृत्ताकार थे जो। तो क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस 1 E डॉट डी ए कॉस 0 का मान 1 बराबर, चाहे तो लिख दो प्लस 0 बराबर समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन Q, अच्छा पहले देखो इसको E को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन डी ए क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S1 बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे सबसे पहले एक काम करो कि 2 वैल्यू निकालनी है हमको, समेशन Q और इंटीग्रेशन डी ए। तो देखो यहां क्लोज इंटीग्रेशन डी ए फॉर S1, बताओ कितना आएगा, डीए का मतलब क्या है, अल्पांश। क्लोज इंटीग्रेशन डी ए फॉर S1 मतलब S1 जो पृष्ठ है ना, यानी कि वक्र पृष्ठ का इंटीग्रेशन, मतलब ऐसे सभी छोटे छोटे क्षेत्रफलों को जोड़ के जो पूरा वक्र पृष्ठ बन रहा है उसका टोटल क्षेत्रफल, इसका मतलब यह है। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, सभी छोटे छोटे क्षेत्रफलों को जोड़ के जो पूरा वक्र पृष्ठ बनेगा उसका क्षेत्रफल। बताओ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r, इसकी लंबाई कितनी है l, कितना होता है 2 पाई r l, ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। समेशन Q क्या होता है, गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर तक जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी है, क्या ये वाला चार्ज गाउसीय पृष्ठ में है, तो इसका जवाब है नहीं है। तो गाउसीय पृष्ठ में कहां से कहां तक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो चार्ज है वो केवल गाउसीय पृष्ठ में है। इसकी लंबाई कितनी है l। अच्छा, चूंकि एकांक लंबाई में आवेश कितना लैम्बडा, तो l लंबाई में लैम्बडा इंटू l, तो
तो यह आ जाएगा लैम्बडा इंटू एल। इन दोनों का मान निकल गया। अब इसको यहां पर रख दो, तो रखेंगे तो क्या आएगा, ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का मान 2 पाई आर एल बराबर समेशन क्यू का मान लैम्बडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एल से एल कट जाएगा, हमको निकालना है ई। ई बराबर क्या आया बताओ, लैम्बडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एल से एल कट ही गया। बोलो सही है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं इसमें एक छोटा सा काम कर दूं कि ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको छोटा करो, सॉर्ट करो इसको। तो सॉर्ट करने के लिए मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूं। इससे छोटा कहां हुआ, बड़ा हो गया? नहीं होगा, देखो छोटा होगा। ऊपर क्या आएगा, 2 लैम्बडा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 लैम्बडा अपॉन में नीचे देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब समझ में आया कैसे छोटा हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख दूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख दो तो क्या हो जाएगा 2k लैम्बडा अपॉन में स्मॉल आर। यही विद्युत क्षेत्र है, किसकी वजह से, रेखीय आवेश की वजह से। अब कई सवाल यहां पे खड़े हो सकते हैं, सुनो, तुम्हारे दिमाग में आए ना आए, मेरे दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन है, मैं तुमको जरूर बता दूंगा। देखो, ये जो विद्युत क्षेत्र है ये केवल स्मॉल एल लंबाई के तार का विद्युत क्षेत्र है की वजह से विद्युत क्षेत्र है पी पर, या पूरे तार की वजह से है। तो इसका हमको कैसे पता चलेगा, इसका पता तो फॉर्मूला बताएगा। देखो ये फॉर्मूला है इसका, क्लियर। ये जो फॉर्मूला है इसमें कहीं पे भी स्मॉल एल आया क्या, बताओ, नहीं आया। इसमें स्मॉल एल है ही नहीं, आया तो था लेकिन कट गया। कट गया इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना वो तार की लंबाई पर निर्भर नहीं कर रही, वो सिर्फ किस पे निर्भर कर रही है, तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। तो तार चाहे कम लंबा हो, तार चाहे ज्यादा लंबा हो, उस चीज से कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा जब तक क्या नहीं बदल जाएगा, लैम्बडा। तब तक क्या नहीं बदलेगा, लैम्बडा। तो ये विद्युत क्षेत्र कम लंबाई के तार की वजह से या पूरे की वजह से, ये दोनों की वजह से, चाहे कम लंबाई का तार हो चाहे ज्यादा लंबाई का, दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र इतना ही आएगा। तो समझ में आ रही है बात। अब सुनो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में, जनरली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, जितनी भी हमने पढ़ी गोले के लिए किसी के लिए भी, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये अलग से बिल्कुल केस है। इसमें E इज प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्बडा, इसका 1 स्मॉल r। ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका ग्राफ बनेगा तो वैसे ही, बट ये दूरी के डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। इज प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्बडा, इधर ले लो E, इधर ले लो स्मॉल r। तो बताओ ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं। बहुत अच्छा टॉपिक है। राजस्थान बोर्ड में या कोई भी स्टेट बोर्ड में, राजस्थान, MP, UP बोर्ड, सब में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिकों में से एक है, गाउस लॉ में से। इसको नोट करें। फिर इस टॉपिक के कुछ बहुत अच्छे वाले न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे। सिंपल न्यूमेरिकल तुम बुक्स में से कर लेना, सीधे से हो जाएंगे। बट जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो तुमसे सॉल्व नहीं होंगे या बुक्स में नहीं है, वो मैं तुमको करवा देता हूं, 2 अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। तो पहला सवाल पढ़ो, एकदम सिंपल सा सवाल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, पढ़ो। लेकिन सवाल में कंसेप्ट अच्छा है। किसी रेखीय आवेश का आवेश घनत्व 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर है। इसके चारों ओर 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन घूर्णन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। जैसे कोई रेखीय आवेश है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये मैं लिखना भूल गया। इस पर आवेश घनत्व ऐसे लिख लो +10⁶ कूलाम पर मीटर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर कोई इलेक्ट्रॉन, इसके ये रेखीय आवेश है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, आकर्षण की वजह से इस पर फोर्स इधर लगेगा, फोर्स लगेगा, तो ये इसके चारों तरफ घूम क्यों रहा है, ये तो इससे आके चिपक जाना चाहिए। तो देखो हम परमाणु मॉडल पढ़ेंगे तब ये चीजें वहां पे बताऊंगा, अभी सिर्फ कंसेप्ट कि इसके चारों तरफ जब ये घूमेगा ना तो एक फिक्स स्पीड से तब तक घूमेगा,
तो ये इसके पास नहीं आएगा। अगर स्पीड कम होगी तो ये इसके पास आने लगेगा और ऐसे गति करते हुए इससे आगे चिपक जाएगा, और अगर स्पीड बढ़ेगी तो फिर इससे दूर जाने लगेगा और इस तरीके से गति करता हुआ दूर भाग जाएगा। तो एक फिक्स स्पीड से अगर ये गति करेगा तो ही इसके चारों तरफ इस त्रिज्या के पथ पर गति कर सकता है। स्पीड इससे कम होगी तो पास आएगा और इससे ज्यादा होगी तो दूर जाएगा। मौत के कुएं वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ही इसमें लगता है, ठीक है। उसमें वैसा ही है, जैसे जैसे बाइक ऊपर जाती है स्पीड बढ़ानी पड़ती है, जैसे जैसे बाइक नीचे जाती है स्पीड को लगातार कम करते हुए चले जाते हैं और लास्ट में वो रुक जाती है। अगर चलती हुई बाइक को मौत के कुएं में एक जगह पे रोक दिया जाए तो वो टपक जाएगी नीचे, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींच लेगा। गुरुत्वाकर्षण बल को बैलेंस करने के लिए वहां पे अपकेंद्रीय बल लगता है। यहां पे भी देखो, अब इसको हम पढ़ते हैं। जैसे कि ये रेखीय आवेश है, इसका आवेश घनत्व लैम्बडा है, लैम्बडा से व्यक्त करते हैं आवेश घनत्व को, रेखीय आवेश घनत्व। इसके चारों तरफ ऐसे करके इतनी त्रिज्या के पथ पे, आर त्रिज्या के पथ पे, आर का मान अभी लिख लेंगे कितना है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कोई भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उससे कोई मतलब नहीं है, घूम रहा है बस हमको ये पता है। ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो कितनी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, देखो इसका एक सीधा सा कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट इतना सा है कि अगर ये कोई रेखीय आवेश है, ध्यान से देखना, इसकी वजह से पहले तो ये पता लगाओ कि जब ये यहां पे घूम रहा है तो इस जगह पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। माना कि इस जगह पर टोटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिसका आवेश Q बराबर कितना है, E। अब देखो, अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई Q आवेश रखा है तो उस पर कितना बल लगना चाहिए, QE। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आगे की तरफ बल लगेगा और नेगेटिव चार्ज है तो पीछे की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, आकर्षण होगा पीछे की तरफ। तो इस आवेश पर अंदर की ओर कितना बल लगेगा, QE, F बराबर QE, इतना बल पीछे की ओर लगेगा। अब इसका केंद्र कहां है, गति का यहां पर है, ये जो बल लगेगा इस पर इधर वो केंद्र की ओर लगेगा, F बराबर कितना, QE, केंद्र की ओर बल लग रहा है। और केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, जो कि घूर्णन गति के लिए अति आवश्यक बल होता है, इसके बिना घूर्णन गति संभव नहीं है। तो देखो यहां अभिकेंद्रीय बल, यहां अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल F बराबर कितना, QE, F बराबर QE। अच्छा, अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r बराबर कितना, QE, ठीक है। देखो यहां m कितना है, m है उस पार्टिकल का मास जो कि घूम रहा है, कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो हो जाएगा m बराबर me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक। v स्क्वायर इसकी वेलोसिटी है और इसकी रेडियस, त्रिज्या, कितनी त्रिज्या के पथ पे घूम रहा है, 0.1 मीटर, तो मीटर में ही है, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये निकालना है, चार्ज कितना है, Q बराबर है E, और E का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कई बोलेंगे साहब माइनस नहीं लिया, सर माइनस ले लिया, अंदर की तरफ बल है, इसका मतलब माइनस का काम कर रहा है वो, ठीक है। अब देखो, अब क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। अच्छा मुझे बताओ, ये कोई आवेश है, रेखीय आवेश, इसकी वजह से r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है बताओ, अभी तो निकाला, E बराबर टू के लैम्बडा अपॉन में स्मॉल r, इतना ही तो विद्युत क्षेत्र होता है, 2k लैम्बडा अपॉन r। तो यहाँ पे आ जाएगा 2k लैम्बडा अपॉन में स्मॉल r, और लैम्बडा का मान सवाल में कितना दिया है, 10 की पावर -6। बाकी वैल्यू यहाँ पे सब दे रखी है, इन सबको लिखते हुए और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में जितनी भी वैल्यू है सब लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा, हमको वेग निकालना है ना, तो v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, QE r अपॉन में m, और v बराबर
V बराबर अंडर रूट में क्यू ई आर अपॉन में एम, साथ साथ में E की वैल्यू भी लिख दो। E का मान कितना है 2k लैम्बडा अपॉन आर, तो बराबर अंडर रूट में, चलो नीचे लिख देता हूँ, V बराबर अंडर रूट में क्यू आर अपॉन में एम इंटू ई का मान लिख दो 2k लैम्बडा अपॉन में स्मॉल आर। देखो r से r कट गया, ठीक, तो V बराबर कितना आया अंडर रूट में कितना 2k क्यू लैम्बडा अपॉन में एम। ये जितनी भी वैल्यू है सबका मान लिख दो, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। देखो लिखते हैं, V बराबर अंडर रूट के अंदर 2, k का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू q का मान, q कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू लैम्बडा कितना है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 अपॉन में कितना m कितना है मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम छोड़ो वो तो है ही। V बराबर, अब इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है इसका, देखो सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 5.625 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। देख लेना, कंफर्म कर लेना, यही आंसर आना चाहिए। तो ये था सवाल। अब एक एडवांस सवाल और हम पढ़ते हैं। तो ये सवाल देखें एक बार, ये जेई एडवांस, मेंस में नहीं, एडवांस 2015 में पूछा है। सवाल एडवांस का है बस, बट सवाल इतना एडवांस भी नहीं है। देखो ABCD ये वाला प्रश्न है, A B C और D। ABCD से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करो। यदि ABCD XZ समतल में है, देखो XZ इस वाले प्लेन में है और इसका मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, इसका मध्य बिंदु इस मूल बिंदु पर है, इसका सेंटर बिल्कुल थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा बट सेंटर पे है बिल्कुल, ऐसा कहा गया है सवाल में। और यहां पर एक अनंत रेखीय आवेश है जिसका आवेश घनत्व लैम्बडा है। अब तुमको यह बताना है कि इससे ABCD से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो इस सवाल को, पहले तो सवाल को ही ढंग से समझो, एक्चुअल में सवाल है क्या। जिसको सवाल समझ आ गया आधा सॉल्यूशन तो वही हो जाएगा। देखो ये ऐसा कह रहा है कि जैसे ये अनंत रेखीय आवेश है, ठीक है, इस अनंत रेखीय आवेश के नीचे एक समतल रखा है ऐसे, यहां पे ये ऐसे रखे हैं, XZ का मतलब यही तो होता है, ये वाला XY प्लेन है, जो बोर्ड है वो XY प्लेन है, तो XZ प्लेन ये हुआ, ये अनंत रेखीय आवेश है। अगर इसको सामने से देखोगे तो ऐसे दिखेगा। ये तो क्या है अनंत रेखीय आवेश, ये क्या है प्रश्न, सॉरी ABCD प्रश्न। अब इसकी वजह से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले इसकी कैलकुलेशन करने से पहले, कैलकुलेशन बहुत आसान है, इजीली हो जाएगा, बट इसके जो कैसे सॉल्व करना है वो सीखो। जैसे यहां पे प्रश्न है, ये ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता, रेखा होती है, पर मैंने इसको ऐसे क्यों बताया इसलिए, ठीक है, ऐसा प्रश्न है, यहां पे वो रेखा है, मतलब इस पॉइंट से ये रेखीय आवेश गुजरेगा, इस पॉइंट से ऐसे, इस जगह पे ये है, ऐसे रख लो, चलो थोड़ा चौड़ाई बढ़ा लो, इस तरीके से ये समतल है। अब ये कह रहा है इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो अब मैं इसको हटा दूं, ठीक है, ये हटा देता हूं। तो देखो ये रेखीय आवेश है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लंबवत दिशा में होता है। लंबवत दिशा का मतलब है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इधर भी होगा, नीचे भी होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी, सभी दिशाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा। रेखीय आवेश है तो ये रेखीय आवेश इस तरीके से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सभी दिशाओं में जाएगा, सभी लंबवत दिशाओं में, इसके समांतर नहीं होता, लंबवत सभी दिशाओं में होता है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी आवेश की वजह से कुल फ्लक्स कितना निकलता है, Q/ε0। ये जो फ्लक्स निकलेगा कितने कोण पे निकलेगा, 360 डिग्री कोण पे निकलेगा, सही है, 360 डिग्री कोण पे, पूरे में 360 पे टोटल फ्लक्स इतना होगा। अब यदि कैसे भी करके मैं ये वाला कोण निकाल लूं, ये वाला कोण निकाल लूं थीटा, ये कोण निकाल लूं मैं थीटा, तो पूरे में से चूंकि 360 डिग्री कोण पर फ्लक्स निकल रहा है कितना, फाई बराबर Q/ε0, सही। इसीलिए
थीटा कोण पर निकलेगा या 1 डिग्री पर कितना निकलेगा, 5/360। इसीलिए थीटा कोण पर कितना निकलेगा, 5/360 इंटू थीटा। इतना आंसर आ जाएगा, ये हम निकाल लेंगे। अब निकालना क्या बचा है, सिर्फ इस थीटा का मान। किसका मान, थीटा का मान। बाकी सारी चीजें तुमको दे रखी हैं, तो इसको एक बार अच्छे से समझो पहले। तो ये तो मैंने डायरेक्ट तुमको बता दिया, बट अभी यहां सॉल्व करेंगे तब समझना इस चीज को ढंग से कि कितना कोण कब कैसे कहां से निकलेगा। देखो सबसे पहले ऐसे रेखा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा चारों तरफ। तो चारों तरफ होगा तो इसका गाउसीय पृष्ठ कैसा बनेगा, बेलनाकार। तो यहां पे गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं। तो इसकी वजह से देखो सिमेट्री में बनाना है, सममिति में, तो गाउसीय पृष्ठ यहां से ऐसे में ले लेता हूं, ऐसे। देखो ये गाउसीय पृष्ठ है। गाउसीय पृष्ठ का मतलब है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी होगा, और सभी बाकी दिशाओं में, इधर 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 सभी दिशाओं में। इस जगह पे अगर मैं सममिति में यहां पे अगर मैं बनाऊं तो इस जगह पे गाउसीय पृष्ठ कैसे आएगा, इस जगह पे गाउसीय पृष्ठ ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये क्या दिखा हमको, एक्चुअल में हमको ये दिखा, देखो एक्चुअली में हमको क्या दिखा कि ये ऐसे एक रेखीय आवेश है, इसका गाउसीय पृष्ठ मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, मतलब इस तरीके से इसमें से अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी मिला दूं। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स फैलता जा रहा है इस पूरे एरिया में। इस एरिया में कोई छोटा सा एक पृष्ठ रखा हुआ है इस तरीके से। तो ये बताइए कि इस वाले पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, यही तो सवाल है। इस वाले पृष्ठ से अगर मैं इसको यहां पे मार्क कर दूं तो इस वाले पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए तो वो उधर वाला डायग्राम मिटा रहा हूं मैं, समझाने के लिए मैंने बना दिया था केवल। उससे निकलने वाला फ्लक्स निकालने के लिए थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकलेगा, देखो जैसे कि सवाल में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं डायग्राम को यहां बना रहा हूं, इधर बना रहा हूं इस पृष्ठ को। ऐसे तो अनंत रेखीय आवेश है, ये पॉजिटिव चार्ज, और इससे नीचे की साइड में क्या रखा हुआ है, पृष्ठ रखा हुआ है। पृष्ठ कुछ इस तरीके से है, ऐसे पृष्ठ जा रहा है, आगे मैं जाऊंगा नहीं। ठीक, अगर मैं यहां से देखूं तो इधर इधर टोटल ये कोण कितना बनेगा, थीटा मैंने माना। अगर इसके मध्य बिंदु को मैं मिलाऊं तो ये 90 डिग्री पे मिलेगा। अच्छा, ये वाली जो दूरी है ना, ये दूरी सवाल में कितनी दे रखी है, √3/2a, और ये वाली दूरी कितनी दे रखी है, a। तो ये जो दूरी है ना, ये तो हो गई a। अगर आधी आधी करेंगे तो a/2 a/2, ठीक, a/2 a/2, और ये पूरा कोण मैंने थीटा माना तो इधर वाला θ/2, इधर वाला भी θ/2, और ये जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये सेंटर वाली दूरी कितनी दे रखी है सवाल में, ये रही √3/2a। तो मुझे ये वाला पूरा कोण चाहिए थीटा, यानी कि θ/2 θ/2 कितना हो गया, थीटा। अब कईयों को तो डायग्राम ही समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि 3D है। फिर एक बार मैं स्टार्टिंग में आता हूं। देखो ये रेखीय आवेश है, इस तरीके से ये रेखीय आवेश है जो कि इस जगह से गुजर रहा है। ठीक है, जो पृष्ठ है वो इस तरीके से इसके नीचे है, पृष्ठ भाई ऐसे गुजर रहा है, यहां पर ये पृष्ठ ऐसे है। अब मैं इन दोनों को घुमा के ऐसे ले आया, ऐसे। अब देखो इस जगह से तो रेखीय आवेश ऐसे गुजर रहा है, इसके नीचे पृष्ठ रखा है, मतलब पृष्ठ यहां से यहां तक है, ये पृष्ठ है ऐसे, और आगे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा। मैंने क्या किया है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, और इसको सेंटर से मिला दिया। अगर 3D में ये डायग्राम तो 3D में ऐसे दिखेगा, अगर मैं इस डायग्राम को सामने से ऐसे कर दूं तो ये डायग्राम बन जाएगा। और यहां रेखीय आवेश था, तो रेखीय आवेश एक्चुअल में ऐसे नहीं था, ये अभी के हिसाब से ऐसे बनेगा। इससे इस बिंदु की दूरी, ये और ये बिंदु के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, √3/2। ये वाली दूरी दे रखी है √3/2a, और नीचे वाली
यानी कि ये वाली जो हाइट है ये कितनी है a, तो आधी कितनी बची a/2, a/2। सही है। तो हम कोण निकालते हैं और कोण कौन सा वाला है, तो इसके बाद में तुम ये डायग्राम जरूर बनाना। अगर यहां नहीं बनाना चाहो तो इस जगह से बना लेना। यहां पे कोई पॉइंट ले लेना, ये पॉइंट ले लिया मैंने सेंटर में, यहां से ले लो, इसको मिला दो और इसको मिला दो, इस कोण को मान लो कितना थीटा, तो ये डायग्राम वहां पे बन जाएगा। ठीक है। अब सुनो, ये डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे हम, थीटा निकालना है। तो अगर तुम्हारे पास कोई त्रिभुज है ऐसा, और उस त्रिभुज में ये वाली भुजा तो है a/2, और ये वाली भुजा है √3/2a, और तुमको ये वाला कोण है θ/2, ये θ/2 है। थीटा दोनों को मिला के पूरा आएगा, मैंने आधा त्रिभुज लिया है, और ये कोण निकालना है। तो देखो थीटा के सामने वाला लंब और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण दे नहीं रखा, चाहे तो हम निकाल भी सकते हैं, वैसे क्यों निकालें, मेहनत थोड़ी करेंगे ज्यादा। लंब और आधार दे रखे हैं, tan थीटा लगा दो, tan और थीटा की जगह θ/2, थीटा की जगह क्या θ/2 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है θ/2 के सामने वाला कितना a/2, आधार कितना √3/2 इंटू a से a कट गया, बटे 2 से बटे 2 कट गया, तो tan θ/2 बराबर कितना आ गया 1/√3। यहां से मुझे बताओ tan में 1/√3 30 का मान होता है, तो यहां tan θ/2 बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो ध्यान रखें ये वाला जो पूरा कोण है ना, ये θ/2 30 है, तो पूरा कोण 30 कितना हो गया 60 डिग्री, पूरा कोण 60 डिग्री आ गया। अब एक बार फिर से समझो उसी चीज को, क्योंकि मैं कंसेप्ट लगाने वाला हूं। ऐसे तो रेखीय आवेश है, इसके नीचे यहां पे पृष्ठ रखा हुआ है जिसके दोनों कोनों से कितना कोण बन रहा है 60 डिग्री। अब ऐसे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज, लीनियर चार्ज ऐसे जा रहा है रेखीय आवेश, तो इससे फ्लक्स हर दिशा में निकलेगा, इधर भी निकलेगा, ऊपर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी जाएंगी बल रेखाएं, कुछ बल रेखाएं इधर जाएंगी, कुछ बल रेखाएं सीधी नीचे भी जाएंगी, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। तो मुझे बताओ पूरा जो टोटल फ्लक्स होता है ना 360 डिग्री पे पूरा, वो कितना होता है Q/ε0। क्यू चार्ज की वजह से, ऐसा हमने पढ़ा है, क्यू चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स कितना होता है Q/ε0। क्या हमको पूरा निकलवाया है सवाल में? नहीं, हमसे निकलवाया केवल 60 डिग्री पर। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, चूंकि 360 डिग्री के लिए, चलो वो चीज मैं लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको ढंग से पढ़ना 3D प्रैक्टिकल के साथ। तो देखो चूंकि अच्छा एक चीज और, यहां से यहां तक ये लंबाई कितनी होगी L, यहां से यहां तक लंबाई कितनी होगी L। कैसे पता चला भाई, पृष्ठ तो यहीं से यहीं तक है ना, तो यहां से जो फ्लक्स जाएगा उससे मतलब है, आगे से जो निकलेगा उससे कोई मतलब हमको नहीं है। चूंकि 360 डिग्री कोण से निर्गत फ्लक्स बराबर फाई बराबर क्या होता है Q/ε0। इसीलिए 1 डिग्री कोण से निर्गत फ्लक्स बराबर कितना φ/360, और इसीलिए कितने से 60 डिग्री कोण से निर्गत फ्लक्स, 60 डिग्री कोण से निर्गत फ्लक्स कितना आ जाएगा Q/360 इंटू 60 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर निर्गत फ्लक्स 4 ABCD जो 60 डिग्री कोण बना रहा है इसके साथ, इससे निर्गत फ्लक्स कितना आ जाएगा 5/6। 6 कैसे आया, 5 में ये कट जाएगा 6, 5/6, 5 का मान कितना Q/में 6/ε0। अच्छा, क्या सवाल में हमको Q का मान दिया है? तो इसका जवाब है नो, Q तो कहीं दे नहीं रखा, उसने ये दिया है कि ये इसका आवेश घनत्व लैम्बडा है, तो Q निकाल लो। यहां से लेके यहां तक जितना लंबा पृष्ठ है, कितना लंबा है L लंबाई है इसकी,
L लंबाई का जो पृष्ठ है, अगर ये यहां तक है टोटल, तो यहां से इसके सेंटर पॉइंट से, जो भी इसका सेंटर पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक इसकी जो लंबाई है ना वो इसके बराबर होगी कितनी, L। तो यहां से यहां तक का जो आवेश है ना उसकी वजह से ही इसमें से फ्लक्स निकलेगा, इधर उधर वाले की वजह से नहीं निकलेगा। तो यहां से यहां तक का आवेश अगर Q है तो चूंकि Q बराबर लैम्बडा बराबर क्या होता है, Q अपॉन में L, इसलिए Q बराबर कितना, लैम्बडा इंटू L। तो हम लिख सकते हैं Q की जगह पर लैम्बडा इंटू L। तो फाई फॉर ABCD बराबर कितना आ जाएगा, Q का मान लैम्बडा इंटू कैपिटल L अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर है। अब तुमको बताऊं IIT में ये सवाल कैसे पूछा था। IIT में ये पूछा था कि पृष्ठ ABCD से निर्गत फ्लक्स इतना है, ऐसे सवाल में दिया था फाई ABCD, निर्गत फ्लक्स इतना है, लैम्बडा L अपॉन में n एप्सिलॉन नॉट, तो n का मान कितना है, ये सवाल पूछा था IIT एडवांस 2015 में। इससे निर्गत फ्लक्स दे दिया लैम्बडा L अपॉन n एप्सिलॉन नॉट, तो n का मान ज्ञात करो, तो n का मान कितना आया 6, n का मान कितना आया 6। इस तरीके से IIT एडवांस में सवाल पूछा था। मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व करवाया कि सवाल छोटे से छोटा रहे, ज्यादा बड़ा नहीं हो, क्योंकि IIT में जब सॉल्व करेंगे तो वहां हमको पूरा सॉल्व नहीं करना, वहां पर ट्रिक से सॉल्व करके सीधा आंसर निकालना होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी मुश्किल से मिलती है, तो 1 मिनट में ये सॉल्व करना होता है, सब कुछ दिमाग लगाना होता है। अगर कोई बच्चा इस सवाल को 12th के हिसाब से ना भी पढ़ना चाहे तो मत पढ़ना, नहीं आएगा कभी 12th में। लेकिन जब हमने इतना टॉपिक पढ़ ही लिया तो थोड़ा थोड़ा सा एडवांस का थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं। ध्यान रखना, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना ये बिल्कुल 12th लेवल का नहीं है, 12th से भी थोड़ा थोड़ा ऊपर ग्राफ जा रहा है इसका, मतलब समझ रहे हो, 12th में ही तुमको नहीं समेट रहा हूं मैं, 12th से थोड़ा थोड़ा ऊपर की नॉलेज देता जा रहा हूं, इससे फायदा होगा। कल को जब तुम भविष्य में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो तुमको बड़ी आसान लगेंगे उसके क्वेश्चन, अगर तुम सिर्फ उतना कर लो जितना मैं तुमको बताता जा रहा हूं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे किसी प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो भी अच्छा टॉपिक है और उसका वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। जनरली मैं जो तुमको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, उसका जो कंटेंट का लेवल है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। इस टाइप का जो कंटेंट है वो हर कोई टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, ना ही पढ़ा रहे हैं, तो इसको जितना हो सकता है पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिनको एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है। फ्री एजुकेशन है, इसका कोई फीस तुमसे ली नहीं जा रही है, इसलिए इसको इतना शेयर करो कि हर बच्चे तक इसको पहुंचाओ। ये बात मैं जनरली किसी भी वीडियो में बोलता नहीं हूँ, आज की वीडियो में मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसको जितना हो सके इन चीज़ों को शेयर करो, जितनी वीडियोज़ हैं सभी बच्चों तक पहुँचनी चाहिए।